नमस्कार, आपका स्वागत है NYU न्यूज में। और मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी अपने एक खास कार्यक्रम के साथ देश का मुद्दा में मौजूद हूं। आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में चर्चा और बातचीत करने के लिए 4 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट राजेश शर्मा जी, हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीता चौधरी जी, हमारे साथ सुमित गोस्वामी जी दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता, और हमारे रिपोर्टर बागपत से ब्यूरो चीफ राकेश त्यागी मौजूद हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा बड़ा ही आवश्यक मुद्दा है, जो इस समय सरकारों को सोचना चाहिए। उनकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उनके विषय में सरकार कहीं ना कहीं उस तरफ ना तो ध्यान दे रही है, ना सोच रही है, और उनके हक का जो है उसको भी दबाए बैठी है। जी हाँ, हम उस मुद्दे के विषय में बात कर रहे हैं जो मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जो समाज सबके विषय में सोचता है। आज उस समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। वो समाज है वकील समाज। वो वकील समाज जो दूसरे के लिए, न्याय के लिए लड़ता है। इस कोविड-19 जैसी बीमारी में भी अपने घरों को छोड़कर वो सड़कों पर है, अदालतों के चक्कर लगा रहा है, कहीं फाइलिंग कर रहा है, कहीं ऑनलाइन फाइलिंग के नाम पर वो सीख रहा है। लेकिन वो कोरोना योद्धा नहीं कहलाया जाएगा। वो यदि कोरोना योद्धा कहलाया गया तो सरकार उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या पैदा हो जाएगी सरकार के पास। लेकिन कोरोना योद्धा की तो बात दूर, आज उनके हक का जो पैसा है 50 करोड़ जो 1 साल पहले उनके लिए अलॉट कर दिया गया था, वो भी पैसा आज उनको नहीं मिल पा रहा है। हम उसी पैसे के विषय में बात करेंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट राजेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश शर्मा जी, 1 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 हजारी कोर्ट के प्रांगण में आकर बड़ी बड़ी योजनाओं का जोरदार भाषण दिया था। कहा था कि वकीलों के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, वकीलों के लिए हमने पहले भी बहुत कुछ किया है। आज वकील जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है, क्या सरकारों को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। आज पूरा विश्व जो है जिस तरीके से कोरोना महामारी से जूझ रहा है और समस्त भारत में ये कोरोना महामारी फैली हुई है, और जिस तेजी से ये फैल रही है, लगता है कि सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 होने वाला है। ये बड़ी दुखद बात है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समस्त भारत के जितने भी अधिवक्ता समाज के लोग हैं, भाई बहन हैं जी, उनसे कहना चाहता हूं कि इस घड़ी में आप सब एकजुट होकर सरकारों से मांग करें। हमारे जो नेता हैं वो नेतृत्व देने के बजाय, आम अधिवक्ता को नेतृत्व देने के बजाय इन पार्टियों में अपनी पॉलिटिकल छवि सुधारने में लगे हुए हैं, उसको चमकाने में लगे हुए हैं। ये बड़ा दुखद विषय है। आप देखिए किस तरीके से 5,000 रुपए मात्र दे दिए गए कुछ गिने चुने लोगों को पीसीडी की तरफ से। ठीक है, एक प्रयास है, पहली बार हुआ है, अच्छा प्रयास है, सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूं उनके मुंह में जीरा के बराबर है। अब बात ये आती है कि जब बीसीडी और बीसीआई के पास में हमारा इतने सालों का जुड़ा हुआ वेलफेयर फंड था, तो वो वेलफेयर फंड कहाँ गया? आज से पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि लीगल फ्रेटर्निटी को कभी वेलफेयर फंड की जरूरत पड़ी हो। आज अगर हमें वेलफेयर फंड की जरूरत पड़ रही है तो ये वेलफेयर फंड कहाँ चला गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, मैं आपके पास फोकस करना होगा। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अभी एडवोकेट रीता चौधरी जी से पूछना चाहूंगा। मैडम, जिस समय इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े वादे घोषणाएं होती हैं कि वकीलों के लिए बहुत कार्य किया जाएगा, सरकारों के नुमाइंदे होते हैं, उनके गलों में माला, फूल मालाओं से, बुके से उनका स्वागत होता है, स्टेज सजाई जाती हैं। आज जिस समय वकील की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति है वो खराब है, तो आज कोई भी सरकार उसके विषय में नहीं सोच रही है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सब कुशल मंगल होंगे मेरे परिवार के लोग। सर, ये जो आपका फंडा है, जो भी राजेश सर ने बोला है कि ये पॉलिटिकल फंडा हो। सर, जब हम इलेक्शन आते हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, जो इलेक्शन आते हैं,
तब वो हमें एक जरिया बनाते हैं वोट। वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, जैसे कि हमारे आदरणीय सीएम केजरीवाल जी, उन्होंने अब जो पीछे इलेक्शन गया था, उन्होंने 50 करोड़ 30,000 में सब मतलब पूरे वकील समाज के सामने ऐलान किया। अब वो 50 करोड़ हमारे किस काम के? बहुत सारे हमारे जो वकील भाई हैं जिनका चूल्हा सुबह आते हैं वो लोग कोर्ट में और शाम को उनका चूल्हा जब जलता है, जब बिल्कुल 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 जी। आप 22 से मान के चल सकते हैं लॉकडाउन जो सरकार ने किया हुआ है, तो 22 मार्च से और अब तक क्या सिर्फ 5,000 में काम चल सकता है उनका? उनके बीवी हैं, बच्चे, बहुत सारे लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं। आप हमें ये बताओ वो किराया कहाँ से देंगे? बिजली है, पानी। केजरीवाल जी कहते हैं बिजली पानी फ्री है। अरे कहाँ फ्री है? लोग दिल्ली को छोड़ के जा रहे हैं। हमारे वकीलों के घर में भी बिजली पानी का बिल जाता है। सुबह वो कोर्ट आते हैं, शाम को उनका चूल्हा जलता है। अब ये बताइए वो बिजली पानी का बिल भरे या अपना खाने का सामान? उस 5,000 बीसीडी और बीसीआई वालों ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई तुम्हें 5,000, और वो भी उसमें इतनी फॉर्मेलिटी की हुई है सर इन लोगों ने। वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारा, और सब दिल्ली का ही बंदा। मतलब हमारे दिल्ली के कोर्टों में एनसीआर के लोग भी कम से कम 40% आते हैं। जो 50 करोड़ इन्होंने देने का वादा किया उसमें एक और लगा दिया है कि सिर्फ दिल्ली के ही रहने वाले वोटर कार्ड जिनके पास होगा उनको ही वो पैसा मिलेगा। जो 40% जिनका रेजिडेंस एनसीआर में है उनको वो लोग नहीं। ठीक है मैडम, मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास। सुमित गोस्वामी जी, मुझे ये बताइए कि जिस समय दिल्ली सरकार घोषणा कर रही थी, उनके घोषणा करने के पश्चात कुछ फॉर्म फिलअप कराए गए मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर। वहां पर बहुत सारे नेताओं ने बहुत वाहवाही लूटी कि ये कार्य हमने कराया है। हर नेता एसएमएस भेजने में लग जाता है, लेकिन वो जो योजना है वो धरातल पर नजर कहीं नहीं आती। 1 साल गुजरने के बाद भी आज जो मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो किसी के पास ना वर्चुअल कार्ड में आई है, ना ही वो साक्षात किसी कार्ड में आई है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वकीलों को केवल एक ठगने का जरिया बना दिया गया है कि वो अपने नेताओं से भी ठगे जाएं और सरकारों से भी ठगे जाएं, उनके लिए भी वोट दें और सरकारों के लिए भी वोट दें। पोलराइजेशन का ही केवल उनको एक साधन बना दिया गया है। सुमित गोस्वामी जी सर, पहली बात तो ये है कि जो एफर्ट बीसीआई और बीसीडी ने करे, चलिए मैं कहता हूँ धनराशि बहुत छोटी थी पर एफर्ट करा, उसके लिए हम सैल्यूट करते होंगे, क्योंकि भावना है कुछ करने की तो उन्होंने कर दिया। रही बात अब दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने कागजी शेर बना के सबके सामने प्रेजेंट कर दिया कि ये कागज का मॉडल है, हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम आपको फलाना करेंगे, हम आपको मेडिकल पॉलिसीज देंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। स्थिति बिगड़ने के बाद आज की डेट में हालात ये है कि किसी वकील भाई के पास तो या तो खाने को नहीं है, अगर खाने को नहीं है तो उसके बाद भी उसके पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई कुछ है ही नहीं। मतलब आप ये कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमारे 10 लाख लोग रोज खाना खा रहे हैं, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकाना कर दिया। अरे भैया, करा है तो कहाँ करा है? आज की डेट में अगर किसी वकील भाई को भगवान ना करे कोरोना पॉजिटिव या कोई भी सिम्टम निकलता है तो उसके लिए तो कोई सरकार ने पॉलिसी अनाउंस ही नहीं कर रखी। इसी के लिए 10 दिन पहले मैंने एक चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को एक लेटर दिया, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब को ये आग्रह करा था कि भैया सर, एटलीस्ट कम से कम एडवोकेट को इस टाइम पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट तो कराया जाए। कम से कम आप एक सर्टेन गाइडलाइंस और एक एडवाइजरी तो जारी करते दिल्ली सरकार को या दिल्ली के हॉस्पिटल्स को। और भगवान ना करे अगर कुछ उस एडवोकेट को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली के लिए कोई एक स्मॉल कंपनसेशन बिल्कुल अनाउंस कर दिया जाए, ताकि उसकी फैमिली की जिंदगी मुश्किल से थोड़ी आसान कर दी जाए। पर दिल्ली सरकार तो पता नहीं कहाँ माधव जी का दलान बना रखा है। सुबह डिप्टी सीएम निकल जाते हैं, कल सैनिटाइज। मैं आऊंगा सुमित गोस्वामी जी आपके पास, बिल्कुल आऊंगा, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राकेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ बागपत। राकेश त्यागी जी, मुझे ये बताइए कि
वहां उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की क्या स्थिति है, वहां की एसोसिएशन, वहां की काउंसिल क्या अधिवक्ताओं के विषय में कुछ सोच पा रही है, कुछ कार्य कर रही है? जी परिषद नमस्कार, सभी मेहमानों को नमस्कार। मैं राकेश त्यागी। सर, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से है, ना किसी बार से है। मैंने उत्तर प्रदेश में जाकर कई जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट ली है। वकीलों की काफी खस्ता हालत है और वकील काफी परेशान। कई वकील ऐसे भी हैं जिनके कोरोना हो चुका है और किसी भी तरीके से ना तो गवर्नमेंट से ही उनको कोई व्यवस्था मिल पाई है और ना ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से उनको कोई सुविधा मिल पाई है। तो ये काफी चिंता का विषय है परीक्षित जी। तो उन्होंने ठीक है, तो आपने ठीक है राजेश शर्मा जी, मैं पूछना चाहूंगा कि पूरे देश में आपने भी सुना होगा संवाददाता की रिपोर्ट को कि बागपत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी वकीलों की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन वकीलों के पास भी कोई सुविधा नहीं है जिनको कोरोना वायरस हो गया है, कोविड-19 की चपेट में जो आ गए हैं। आज दिल्ली की भी यही हालत है। अभी एक हमारे भाई राहुल शर्मा कोविड-19 की चपेट में आए तो उनको एडमिट होने में 48 घंटे का समय लगा। क्या हमारी संस्था, वकीलों की जो संस्था है, जो प्रमुख संस्था है, या जो सरकारें हैं, उनको कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर वकीलों के लिए उपलब्ध नहीं करानी चाहिए कि भाई तुम भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हो, कोर्टों में जा रहे हो, लोगों को न्याय दिला रहे हो, बंद मुलजिमों को छुड़ा रहे हो जिनकी कोई गलती नहीं है, न्याय व्यवस्था को कायम रख रहे हो, तो आपके लिए हम एक हेल्पलाइन की सुविधा कर रहे हैं। क्या किसी को इस विषय में नहीं सोचना चाहिए? ये एक्चुअली सिर्फ हम ये सोच के क्यों चलें कि सिर्फ लॉयर्स के लिए कोई अलग से हेल्पलाइन होनी चाहिए। मैं बड़ा दिल करके बात कर रहा हूँ क्योंकि ये महामारी इस वक्त पूरे देश में क्या पूरे विश्व में फैली हुई है। दोबारा कह रहा हूँ मैं आपसे। और सबसे दुखद बात ये है कि एडमिट करना तो दूर की बात है, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ा हाईलाइट हुआ है केस कि एक हमारे भरत सिंह भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी तक नहीं दी गई हॉस्पिटल के द्वारा। हॉस्पिटल जाना माना दिल्ली का, सब जानते हैं, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल है, दिल्ली के हार्ट में है, और उस हॉस्पिटल ने बॉडी रिलीज नहीं की। कितना दुख का विषय है कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीडी जो है, ये नेता करोड़ों रुपया खर्च करते हैं चुनाव के समय में। आज उनके जो बोरियां हैं वो नोटों की कहां चली गई, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस वक्त वकीलों को उनकी जरूरत है वो लंगर कहां चले गए उनके, वो बड़े बड़े होर्डिंग कहां चले गए। मुझे आज इस वक्त बड़ा इस बात पे आक्रोश है कि करोड़ों रुपए जब ये इलेक्शन में खड़े खर्च करते हैं, उसके खिलाफ मैंने एक याचिका लगाई थी और उसमें ये तय किया था कि गाइडलाइन बनेगी और ये होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगने बंद होंगे और ये जो बेजा इस्तेमाल होता है पैसे का होर्डिंग्स का, वो रुकेगा। ये हाईकोर्ट ने मेरी याचिका के ऊपर संज्ञान लेते हुए बाकायदा गाइडलाइन बनाई थी। जो गाइडलाइन मैंने सजेस्ट की थी वही गाइडलाइन बना दी गई और बीसीआई बीसीडी ने उसको मान भी लिया। 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, ये माना इन्होंने कि हम इलेक्शन में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च लेकिन सब जानते हैं कि कितने पैसे खर्च होते हैं, सब जानते हैं कि जी बिल्कुल जानते हैं, पता है करोड़ों। एक मिनट परीक्षित भाई, मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि वो करोड़ों रुपए जो खर्च करने वाले हमारे भाई बहन हैं, आज वो कहाँ हैं? आज क्यों नहीं वो करोड़ों रुपए के अपने बोरे खोल देते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो आज तिल तिल करके मर रहे हैं। उनके परिवार को जो है आर्थिक मदद की जरूरत है। 70% हमारे अधिवक्ता भाई बहन जो हैं बिल्कुल हाशिए पे जी रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, हैंड टू माउथ है, डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। आज उनकी किसी को किसी भी तरह से चिंता नहीं है। क्यों? दूसरी बात ये, अभी जो बीसीडी और बीसीआई के हमारे नेता हैं, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि वो बाकायदा, क्योंकि जब विधायिका कार्यपालिका ये दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती हैं तो उस वक्त न्यायपालिका से ही सबको उम्मीद होती है। आज हमें भी न्यायपालिका से ही उम्मीद है। क्यों ना ये सारे के सारे हमारे बीसीडीआई और बीसीआई और बीसीडी के नेतागण याचिका लगाएं सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और उनसे कहें कि सरकार को निर्देशित किया जाए कि सरकार 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित कर चुकी है उसमें से 20,000 करोड़ रुपया
अधिवक्ताओं के लिए, जो कि 20 लाख अधिवक्ता हैं पूरे विश्व हमारे भारत के अंदर, और भारत के 20 लाख अधिवक्ताओं के लिए क्या 20,000 करोड़ रुपया नहीं निकाला जा सकता? 68,500 करोड़ रुपया जब ये कॉर्पोरेट सेक्टर को छूट दे सकते हैं, एनपीए करा सकते हैं उनका, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग जाता है, कोई माल्या 10,000 ले गया, मैं आऊंगा आपके नीरव पास। मोदी ले गया, तो इनको छूट देने के बजाय अधिवक्ताओं को इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, इम्पोर्टेंट बात आपने कही है और इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए जितनी भी संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाएं हैं। मैं रीता चौधरी जी ये पूछना चाहूंगा, अभी राजेश शर्मा जी ने 20,000 करोड़ की वेलफेयर की बात की कि वकीलों के लिए एक फंड आना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो 50 करोड़ का जो फंड निर्धारित किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, उसके विषय में क्या कहना है, वो कब धरातल पर आएगा? आज जो बना बनाया फंड है, जो पहले से एलोकेट हो चुका है वकीलों के वेलफेयर के लिए, वो धरातल पर क्यों नहीं आ रहा है जब सबसे ज्यादा जरूरत उस फंड की है? हेलो रीता चौधरी जी, ठीक है, रीता चौधरी जी संपर्क टूट गया है। मैं सुमित गोस्वामी जी के पास जाना चाहूंगा। सुमित गोस्वामी जी, आप बताइए। सर एक बार दोबारा बोलेंगे? जो 50 करोड़ का वेलफेयर फंड है, मैं उसी की बात कर लेता हूं कि वो क्यों नहीं आ रहा है धरातल पर, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे नेताओं को क्या करना चाहिए कि वो धरातल पर आ सके? सर जो ये 50 करोड़ की सारी बात है और जो अब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करा गया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सीएम साहब आए थे 30 तारीख में और पूरे गाजे बाजे के साथ सारी चीज़ें करी थी जी, उसके बाद करने के बाद जी, बहुत शानो शौकत के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि भैया हम 50 करोड़ रुपया ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर दीजिए। जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके लिए हम वकीलों के पास एक ही है कि इन लोगों का बॉयकॉट कर दिया जाए, उनसे कोई एंटरटेन करने की इनसे जरूरत है ही नहीं हमें। भैया जब आप वकीलों के हित के लिए नहीं बोल सकते, आप वकीलों के हित के लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम फिर काय बात का आपको एंटरटेन करें? किस बात के लिए हम आपको फूल माला बुके दें? आपने तो आए, आपने अपना करा, क्योंकि उस समय इलेक्शन का टाइम था, आपने बड़ी बड़ी स्कीमें खोल दी, एग्जीक्यूशन के नाम पे 0/0 है आपके पास। इवेंचुअली 3 दिन से दिल्ली में कोविड टेस्ट नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में एडमिशंस नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कर देंगे तो कहाँ कर रहे हैं आप, ये तो बता दीजिए अब तक। ठीक है, मैं राजेश शर्मा जी, वकीलों को तो इन्होंने हाशिए पे रख दिया है, पूरी दिल्ली के वकीलों को बिल्कुल बिल्कुल हाशिए पे रख दिया है। इसी विषय में बोलना चाह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मैं इतना मेरे अंदर रोष है इस सरकार के लिए, इन लोगों ने यहाँ वकीलों को हाशिए पे रख दिया है। इन्होंने वकीलों का ये हाल कर दिया कि बिल्कुल एक जैसे कम्युनिटी से अलग ही कर दिया हो कि भैया दिल्ली में वकीलों की कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं, आप ना ये बोलेंगे इनके लिए, ना कुछ कहेंगे इनके लिए, बस सुबह निकल जाएंगे रोड पे, 2-3 फोटो पेस्ट करवा देंगे, एक ट्रक पीछे चलवा देंगे, ड्रामा बना के रखा हुआ दिल्ली का इन्होंने। वकीलों का तो कोई पूछने वाला नहीं, हाशिए पे लगा दिया पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को इन लोगों ने। ना इनके पास रुपया देने को है, ना करने को है, अपने लिए इनके पास सब कुछ है। राजेश शर्मा सर, मुझे ये बताइए कि अभी कोर्ट खुल जाएंगी कुछ दिनों में, 10-15 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कुछ तो कभी तो खुलेंगी ही। तो जब हम कोर्टों में आएंगे, जिस समय हम अपने चैम्बर को यूज करेंगे, हमारे क्लाइंट्स आकर हमसे मिलेंगे, तो वहाँ संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आज हमारे लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार द्वारा ऐसी कर दी गई हैं कि हम वहाँ पर जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये बहुत ही हॉरिबल है। दिस इज वेरी हॉरिबल सिनेरियो। एवरीवेयर वी आर गेटिंग सो मेनी वीडियोज, सो मेनी ऑडियो क्लिप्स वी आर गेटिंग, जिनसे पता चल रहा है कि पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में हालत खराब है। अस्पतालों में बेड नहीं है, पेशेंट जो है मारामारी हो रही है बहुत बुरी तरह से, और सरकार ने कह दिया है अब जिनके सिम्टम्स हैं उन्हीं को हम हॉस्पिटल में जगह देंगे, अदरवाइज आप चाहे किसी एमपी की, किसी कैबिनेट मिनिस्टर की सिफारिश लगाते रहें, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। बहुत ही दुखद है, जब सारी वीडियो हम जो आ रही है उनको देखते हैं तो पता चल रहा है कि केवल जो वीवीआईपी लोग हैं वो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, या जो 15-20 लाख रुपया जमा करा पाए। हॉस्पिटल्स ने इस वक्त लूट का धंधा बना लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है।
उन्होंने इसको जो है आपदा में अवसर का, जैसा मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है। हर आदमी इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढने में लग गया है। हमारे जो नेता हैं उनको भी आपदा में अवसर नहीं ढूंढने, उनके परिवारों को बचाना है। ये समय है, इस वक्त राजनीति ना करें। ये सब अपनी अपनी इन्होंने गठबंधन बनाए हुए हैं हमारे नेताओं ने। वो जो गठबंधन है, कोई बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी आप पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। मैं कहता हूं जुड़े रहिए आप, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साथ में आप जुड़े हुए हैं जिन सत्ता के स्तंभों के साथ में, उनसे फायदा तो उठाइए लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। ये समय है, आप फायदा उठाकर लीगल फ्रेटर्निटी का फायदा कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुमित गोस्वामी जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हम अपनी दावेदारी पेश करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या अपने आप को लीड करेंगे अधिवक्ताओं के हितों के लिए, आगे जाके उनको हम न्याय दिलवाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जहां पर सरकार भी नदारद है, जहां पर संस्थाएं भी नदारद है या हैं तो कार्य कर रही हैं लेकिन उस सफिशिएंट स्तर तक नहीं कर पा रही हैं जिस स्तर तक उनको वकीलों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो क्या यदि हम उस जगह हैं तो हम क्या कार्य करें, और यदि यहाँ भी हैं तो क्या उनके लिए ऐसा कार्य करें जो उनको लाभ हो? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो बिलोंग करते हैं वो एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम लीडरशिप की बात करें और अगर अपने राज्य सरकार की बात करते हैं तो इन्होंने वकीलों की मजबूरी का फायदा उठाया। तो ठीक है, आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, तो एक हमारा भी एक आपके लिए है फर्ज के हम आपका टोटली बॉयकॉट कर देंगे आगे से। पहले भी वकीलों ने बॉयकॉट करा है और वकीलों की ताकत पूरे देश ने देखी है। अभी भी यही होगा कि हम आगे इनका बॉयकॉट। ठीक है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा थोड़ा समय आज इंक्रीज हो गया है, सॉरी, मैं चाहूंगा आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। तो आज हम बात कर रहे थे वकीलों की स्थिति के विषय में, पूरे देश की स्थिति क्या है और स्पेशली दिल्ली और यूपी के वकीलों की। तो स्थिति आप सबके सामने जाहिर ही हो गई होगी इस डिबेट के माध्यम से। अभी सभी अधिवक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप खुद ही फैसला कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उस सरकार से जो कहीं ना कहीं वकीलों के हितों की बात करती है, स्पेशली दिल्ली सरकार से, जो आकर वकीलों के उस हुजूम के बीच में आकर घोषणाएं करके जाती है और आज वो घोषणाएं किसी भी स्तर तक नाकामयाब हैं, वो धरातल पर कार्य नहीं कर रही हैं। तो आप सरकारों को सोचना होगा, और यदि आप सोचते हैं तो ठीक है, नहीं तो वकील और हमारा चैनल इसके लिए आवाज़ उठाता रहेगा। आप देखते रहिए NYU न्यूज़।